नव्य वेदांत। कुछ इनकी मुख्य बातों को नोट कर लेते हैं। नव्य वेदांत की मुख्य बातों को नोट करते हैं। आवाज आ रही है? ठीक है, ओके, ठीक है। नव्य वेदांत लिख लोगे। वेदांत दर्शन की आधुनिक व्यवहारिक व्याख्या नव्य वेदांत है। आधुनिक व्यवहारिक व्याख्या, आधुनिक व्याख्या है और व्यवहारिक व्याख्या है, नव्य वेदांत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नव्य वेदांत। नव्य वेदांत में ध्यान रखना, विवेकानंद आएंगे, राधाकृष्णन आएंगे, टैगोर आएंगे, आप इसलिए ये सब नव्य वेदांती दार्शनिक है। विवेकानंद, राधाकृष्णन नव्य वेदांती दार्शनिक है। ये वेदांत दर्शन की आधुनिक एवं व्यवहारिक व्याख्या करते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ध्यान देना, सेकंड पॉइंट में बताओगे, ये नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं। नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं। कल हम लोगों ने शंकराचार्य की विवेचना की थी। शंकराचार्य कंप्लीट नहीं हुआ। शंकराचार्य में हमने अद्वैतवाद देखा होगा। अद्वैतवाद के बाद हम लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की। आपको जीएस में भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। मानव मध्य के मध्य एकता का संदेश दिया। पल्लवी, ये ध्यान रखना, कृष्णमूर्ति हो, जितु कृष्णमूर्ति और अन्य लोग हैं, इनको प्रिंटेड नोट से लेना होगा। हमने बहुत सारे विचारकों को, सुधारकों को, दार्शनिकों को प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है। ठीक है, चल नहीं पड़ा अभी, इसको पहले नोट कर लो, फिर शंकर पे आकर चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। शंकराचार्य में कल 4 मठ पढ़ा था हम लोगों ने, कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, विश्वजीत बोलते नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, नव्य वेदांत करेंगे। नव्य वेदांत के नीचे छोड़ दो कुछ पॉइंट्स को। आज 10 पॉइंट लिखना है नव्य वेदांत में। पहली बात हम लोगों ने नव्य वेदांत में लिखी है, वेदांत दर्शन की आधुनिक एवं व्यवहारिक व्याख्या नव्य वेदांत है। नव्य वेदांत नैतिक नवजागरण का संदेश देता है, ध्यान देना। और कुछ बातों को लिख लो पहले नव्य वेदांत, उसके बाद कुछ शंकर की बातें छूट रही है तो उसको भी कर लेंगे, पहले इसको नोट कर लो। तीसरी बात नव्य वेदांत पर लिख लो, जो शंकर का वो पार्ट है उसको भी अभी ऐड कर लेंगे अलग से। पहले अभी आप इसको लिख लो नव्य वेदांत का। आज 10 पॉइंट है, 2 पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट ये मतलब नव्य वेदांती स्वर्ग के स्थान पर, स्वर्ग या मोक्ष के स्थान पर मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। जो नव्य वेदांती हैं, ये मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। लिख लो, ये स्वर्ग या मोक्ष के स्थान पर मानव कल्याण को, मान लो लिखना हो विवेकानंद को, तो लिखो विवेकानंद नव्य वेदांती दार्शनिक है विवेकानंद। वे वेदांत दर्शन की आधुनिक और व्यवहारिक व्याख्या करते हैं। वे नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं। वे स्वर्ग या मोक्ष के स्थान पर मानव कल्याण को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। चौथा, वे मानवतावाद का समर्थन करते हैं। वे मानवतावाद का, ये सब जो दार्शनिक है ये सब मानवतावादी दार्शनिक है। वे मानवतावाद को स्वीकार करते हैं, मानवतावादी दार्शनिक है। ये मानव के कल्याण और मानव के महत्व पर बल देते हैं। मानव के महत्व और मानव के कल्याण पर बल देते हैं। मानवतावादी है, मानववादी नहीं लिखोगे। गांधी एक मानवतावादी विचारक है, मानववादी नहीं लिखोगे, मानवतावादी लिखना, ध्यान रखना। ह्यूमैनिटेरियनिज्म लिखना, नॉट ह्यूमनिज्म, ध्यान रखना। ये सब मानवतावादी विचारक है। मानवतावाद में ईश्वर की भी सत्ता रहती है, मानव भी, ईश्वर मानव दोनों की सत्ता आती है। मानववाद में केवल मानव ईश्वर नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ नव्य वेदांत में यहाँ जगत को मिथ्या न मानकर, या जगत को मिथ्या न मानकर सत्य माना गया। जगत रियल है, ये मिथ्या नहीं है। शंकराचार्य जगत को मिथ्या कहा था। नव्य वेदांती जगत को मिथ्या न मानकर जगत को सत्य मानते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट, ये का मतलब नव्य वेदांती, नव्य वेदांती व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास अर्थात नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास अर्थात नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक की बात करते हैं। चाहते हैं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो जाए। ये मानव जीवन के नैतिक, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान पर बल देते हैं। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट, इनके अनुसार, जितने नव्य वेदांती, इनके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना, चरित्र अच्छा हो जाए, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ये कुछ मूलभूत बातें हैं जो नव्य वेदांती मानते हैं। मान लो पूछ ले श्री अरविंद के बारे में, बोलो एक नव्य वेदांती दार्शनिक है। वेदांत दर्शन की आधुनिक और व्यवहारिक व्याख्या करते हैं। वे नैतिक नवजागरण का संदेश देते हैं। वे स्वर्ग या मोक्ष की बजाय मानव कल्याण को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ये सारी बातें लिख सकते हो। वे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल देते हैं। ये सारी बातें आ जाएंगी नव्य वेदांत के भीतर। नव्य वेदांत लिखा हुआ है ना, नव्य वेदांत, इसकी हमने 7-8 खासियत लिख दी। कौन से लोग नव्य वेदांती है? विवेकानंद, अरविंद, राधाकृष्णन, टैगोर आदि नव्य वेदांती दार्शनिक है। ये सब नव्य वेदांती दार्शनिक है। 7-8 पॉइंट लिख लो, बहुत है। लिख लिया? सारे लोग बोलो लिख लिया? ये सब लोग धार्मिक रूढ़िवादिताओं और कुरीतियों का विरोध करते हैं और जीवन में मानवीय मूल्यों के संपादन की बात करते हैं। ये सब जितने लोग हैं, ये जीवन में रूढ़िवादिता यदि है तो विरोध करेंगे, अंधविश्वास है तो विरोध करेंगे और कहेंगे कि मानव मूल्यों से युक्त होकर काम करना चाहिए। मानव मूल्यों पे बल देते हैं, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने की बात करते हैं। ये सब के सब ऐसा लिख सकते हो। लिख लिया नव्य वेदांत? बोलो सारे लोग। एग्जाम्पल बात पहले नव्य वेदांत की क्या है वो देखो। कौन कौन से लोग हैं नव्य वेदांत? अरविंद है, टैगोर, अरविंद घोष, या श्री अरविंद लिख दो, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विवेकानंद। ये सब नव्य वेदांती दार्शनिक है। क्लियर? नोट्स में सब है, प्रिंटेड नोट्स को जरूर ध्यान रखोगे, ध्यान रखना। इससे कॉमन पॉइंट निकल गया। लिख लिया? पहले बोलो लिख लिया? यस। अब देखो थोड़ा जो ये बता रहे हो तो उसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, उसको देख लो आप। शंकर के संदर्भ में क्या क्या लिखना है शंकर पे। शंकर में पहली बात आप ये बताओगे कि शंकर का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। शंकर का दर्शन यह मानता है कि समस्त मानव में एकता है। मानव में एकता है। मानव में एकता क्यों है? क्योंकि सभी मानवों में एक आध्यात्मिक सत्ता विद्यमान है। सभी जीवों में एक आध्यात्मिक तत्व विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान। सभी जीव ब्रह्मी है, सभी जीवों में आध्यात्मिक सत्ता विद्यमान है। इस रूप में सभी मानव एक हैं। अतः यहाँ भेदभाव,
ध्यान देना, छुआछूत, ऊंच नीच, अत्याचार, सबका विरोध किया गया। क्यों अत्याचार करोगे? जिसके ऊपर अत्याचार करोगे उसके भीतर भी आध्यात्मिक सत्ता ब्रह्म विद्यमान है। आप भी ब्रह्म, दूसरा जीव भी ब्रह्म है। हम लोगों ने कल लिखा था ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जगत मिथ्या, जगत अंततः मिथ्या है। जीवो ब्रह्मे बना पड़ा, जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न। हम सारे लोग जीव हैं और सभी जीवों में एक ही आध्यात्मिक सत्ता अर्थात ब्रह्म है। जब सभी जीवों में ब्रह्म, सभी जीव ब्रह्म है तो सभी जीवों में एकता है। अर्थात जीवों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, शोषण अत्याचार नहीं होना चाहिए। कितनी जानदार फिलोसफी, बेहतरीन फिलोसफी है शंकराचार्य का अद्वैत का। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो लगेगा पता नहीं शंकराचार्य ने क्या क्या बोल रखा है। समझ में कम आता है, इसलिए दिक्कत होती है बहुतों को। तो अब लोग सतर्क रहोगे। क्लियर? बोलो क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। इसके अलावा बताओगे शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों को 4 मठों की स्थापना कर दी और 4 मठ की स्थापना करके भारत को सांस्कृतिक रूप से एकबद्ध कर दिया। सांस्कृतिक रूप से एकबद्ध करने का काम शंकराचार्य ने किया है। 4 मठ बना दिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तराखंड में, कर्नाटका में, गुजरात में, उड़ीसा में, पुरी में गोवर्धन पीठ, पूरी उड़ीसा। उत्तर बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी और पश्चिम में शारदा पीठ या द्वारिका पीठ, गुजरात में। 4 पीठ बनाया, 4 मठों की स्थापना की, सांस्कृतिक रूप से भारत को एकबद्ध कर दिया। ये श्रेय है शंकराचार्य को, जानदार थॉट है शंकराचार्य, ऐसा लिख सकते हो। देखो पीछे बुद्ध की प्रासंगिकता पूछ चुका है, अगर उसी पैटर्न पे टीचर आगे गया तो पूछ सकता है शंकराचार्य। बोले अद्वैतवाद को दिखा दो, फिर बताओ ये मानव मात्र के मध्य एकता का संदेश देते हैं। 4 मठों की स्थापना कर एकता को भी बढ़ावा देते हैं, शंकराचार्य ऐसा करते हैं। मठ क्या होता है? मठ एक तरीका, मठ की स्थापना वहां पे भी बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में, ये बुद्धिज्म में भी और यहाँ पे भी। शंकराचार्य हर एक जगह एक शंकराचार्य बना, शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य बनाए। वो एक तरीके से धार्मिक क्रियाकलाप और शिक्षा का केंद्र था मठ। 4 मठ या पीठ भी बोल सकते हो, गोवर्धन पीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ, ज्योतिर्पीठ। 4 पीठ, चारों के 4 शंकराचार्य, बाद में कई सारे शंकराचार्य, सेल्फ प्रोक्लेम्ड शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ है और 4 मठ को स्थापना करके भारत को सांस्कृतिक रूप से एकबद्ध करने का प्रयास किया है, एकबद्ध कर दिया। ये शंकराचार्य का योगदान है। ठीक है, बिल्कुल चारों दिशाओं में स्थापित है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, यस। गुजरात में द्वारिका पीठ या शारदा पीठ भी कई बार उसको कहा जाता है। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है कर्नाटका में। उत्तराखंड में ज्योतिर्पीठ, 4 पीठ है। वो जो गोवर्धन, पूरी गोवर्धन मठ है वो उड़ीसा में, पुरी में। अरे 4 जगह है, 4 मठ है। ये तो इतिहास में भी पढ़ोगे, शंकराचार्य का योगदान लिखोगे तो यह भी लिखोगे। 4 मठों की स्थापना कर सांस्कृतिक रूप से भारत को एकबद्ध करने का प्रयास किया, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? प्रिंटेड नोट्स में पिन पॉइंट लिखा हुआ है, वहां से कुछ मदद ले लोगे। साउथ में, कर्नाटका में, मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थिति है। मुझसे इतिहास की क्लास पूछोगे तो मैं बता दूंगा, और क्लास पूछोगे तो मुझे नहीं पता। वो बात करोगे ऑनलाइन में, जहां मैनेजमेंट को बता देते हैं, वो सूचना देते हैं ना कौन सी क्लास कब होने वाली है। क्लियर? ठीक है, साउथ में कर्नाटका में है, श्रृंगेरी पीठ है वहां पे। लेकिन उसमें फैक्चुअल चीजें हैं, कोई ऐसा ये नहीं है कि फैक्ट है याद कर लेना। हो सकता है कभी पीटी में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान रखो, नोट करेंगे। सोफिस्टों का नैतिक विचार, ग्रीक दर्शन। सोफिस्ट का नैतिक विचार, नोट करोगे। सोफिस्ट का नैतिक विचार या सोफिस्टों का नैतिक विचार। सोफिस्ट, नोट करोगे। ग्रीक दर्शन में सुकरात से पूर्व, ग्रीक दर्शन में सुकरात से पूर्व सोफिस्ट नैतिक सापेक्षतावाद का समर्थन करते हैं। आप बोल सकते हो कि ग्रीक दर्शन में सुकरात से पूर्व सोफिस्टों की स्थिति है। ये सोफिस्ट उस समय है और ये सारे जो सोफिस्ट हैं ये नैतिक सापेक्षतावाद का प्रतिपादन करते हैं। नैतिक सापेक्षतावाद का प्रतिपादन, इनके अनुसार नैतिकता व्यक्ति सापेक्ष होती है। नैतिकता व्यक्ति सापेक्ष होती है। देखोगे, नैतिकता व्यक्ति सापेक्ष होती है। प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक, प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक प्रोटोगोरस का मानना है कि प्रोटोगोरस, प्रसिद्ध सोफिस्ट विचारक प्रोटोगोरस का मानना है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मानदंड है। अर्थात मनुष्य ही नैतिकता का निर्धारक है। मनुष्य ही नैतिकता का निर्धारक है। इसके अनुसार एक मनुष्य को, इसके अनुसार एक मनुष्य को जो सही प्रतीत होता है, एक मनुष्य को जो सही प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है, वह उसके लिए सत्य है। जबकि दूसरे मनुष्य को जो सही प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है। स्पष्ट है कि हाँ, नैतिकता का निर्धारक व्यक्ति विशेष को माना गया है। नैतिकता का निर्धारक व्यक्ति विशेष को माना गया है। आलोचना नोट करेंगे, आलोचना, प्रमुख आलोचना भी एक। यदि नैतिकता को व्यक्ति सापेक्ष माना जाए तो फिर, यदि नैतिकता को व्यक्ति सापेक्ष माना जाए तो फिर वस्तुनिष्ठ, तो फिर वस्तुनिष्ठ सार्वभौम, तो फिर वस्तुनिष्ठ सार्वभौम नैतिक सिद्धांतों की स्थापना, वस्तुनिष्ठ सार्वभौम
नैतिक सिद्धांतों की स्थापना कठिन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समाज में अराजकता की स्थिति, ऐसी स्थिति में समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। अभी तक सवाल नहीं बना है इस पे, लेस इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मगर फिर भी हम लोग सोफिस्टों को हमने देखा कि नैतिकता व्यक्ति सापेक्ष है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मेरे लिए सही है, आपको जो अच्छा लगता है वो आपके लिए सही है। यानी नैतिकता व्यक्ति सापेक्ष होती है। मनुष्य निर्धारित करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे लगता है ये गलत है तो मेरे लिए वही गलत है, आपको लगता है आपके अनुसार ये गलत है तो आपको वही चीज को गलत मानोगे। यानी कोई बाहर में आधार नहीं है, बल्कि सारे लोग अपने अपने तरीके से डिसाइड करते हैं। यदि हम इस सिद्धांत को मान लें तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी, अशांति फैलेगी, अराजकता फैलेगी। आप कहोगे ये सही है, मैं कहूंगा ये सही है, फिर आपस में संघर्ष होगा। तो नैतिक सापेक्षतावाद का जो सिद्धांत है व्यक्ति के बीच संघर्ष विवाद को बढ़ावा दे सकता है। ध्यान रखना, ये पहला आस्पेक्ट था सोफिस्ट हम लोगों ने देखा। अराजकता मतलब अव्यवस्था। सोफिस्ट विचारक थे अजीत कुमार पटेल। ग्रीक दर्शन में सुकरात से पहले इनका बोलबाला था। ये कुतर्की थे, भयंकर कुतर्की थे। कई सारे कुतर्की, इसमें 10 पॉइंट भी है। ये तर्क देकर किसी भी चीज को सिद्ध करते थे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मान लो किसी चीज को सही करता है तो हम अपने अकॉर्डिंग सही मान सकते हैं उसे, क्योंकि सही और गलत का निर्धारण व्यक्ति अपने तरीके से करता है। मुझे फायदा, मैं कहूंगा ये सही है, आपको फायदा कहोगे ये सही है। तो सही की कोई सार्वभौम व्याख्या नहीं। सोफिस्टों की स्थिति थी ग्रीक दर्शन में सुकरात से पहले। अब नोट करते हैं नेक्स्ट में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, एक एक करके देखेंगे। ये जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु है, इनका जो समय है ये ग्रीक दर्शन का स्वर्ण युग है, गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रीक फिलॉसफी। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। ठीक लो, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, तीनों को एक एक करके देखेंगे। आईएएस में इस पे सवाल पूछा जा चुका है, इस पे 2-3 बार सवाल आ चुका है, 2 बार या 3 बार। इस पे अभी तक कोई सवाल नहीं बना है प्लेटो पे। तीनों को देखने का प्रयास करते हैं। लिख लिया एक बार बोलो, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु लिख लिया। सुकरात के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु। इनके शिष्य प्लेटो हैं, प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। ये ग्रीक दर्शन का स्वर्ण युग कहलाता है। इन तीनों लोगों को कई जगहों पे पढ़ना है, एथिक्स में, फिलोसफी में, लॉजिक में भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में भी, पब्लिक एड में भी, जूलॉजी आदि में भी अरस्तु पढ़ना है, तर्कशास्त्र में भी पढ़ना है अरस्तु को। ग्रीक फिलोसफर, हम लोग इनको देख लिया। सबसे पहले लिखेंगे सुकरात, नोट करोगे सुकरात। सुकरात मतानुसार सद्गुण ज्ञान है, वर्चू इज नॉलेज। सुकरात मतानुसार सद्गुण ज्ञान है। सद्गुण और ज्ञान में अनिवार्य एवं अभेद संबंध है, लिख लोगे। सद्गुण और ज्ञान में अनिवार्य एवं अभेद संबंध है। ज्ञान सद्गुणी होने की, ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं, ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं पर्याप्त शर्त है। ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य एवं पर्याप्त शर्त है। आशय है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वह अवश्य ही इसे अपने व्यवहार में धारण करेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वह अवश्य ही इसके अनुसार व्यवहार भी करेगा। ज्ञानी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता, नोट कर लोगे। ज्ञानी व्यक्ति, अरस्तु सुकरात ऐसा मानते हैं, ध्यान देना, बाद में खंडन है। ज्ञानी व्यक्ति अनुचित कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान दृढ़ विश्वास के रूप में होता है, क्योंकि ज्ञान दृढ़ विश्वास अनबिलीफ के रूप में होता है, जिसकी अनिवार्य अभिव्यक्ति सद्गुणों में होती है। दोनों एक संदर्भ में परस्पर पूरक हैं। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि ज्ञान सद्गुण है और सद्गुण ज्ञान है। ध्यान देना, क्या ये कर रहे हैं कि मान लो किसी को ज्ञान है, ध्यान देना, तो ज्ञान है अगर, ध्यान देना, तो निस्संदेह उसके अनुसार आचरण भी करेगा। ज्ञानी आदमी ही सद्गुणी होगा, ऐसा सुकरात मानते हैं। कोई व्यक्ति, ध्यान देना, अगर गलत काम कर रहा है, तो निस्संदेह अज्ञानी होगा। ज्ञानी आदमी गलत काम कर ही नहीं सकता है, ऐसा सुकरात कहते हैं। गलत काम कोई कर रहा है इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अज्ञानी है। ज्ञान है तो अनिवार्य रूप से सद्गुणी भी होगा। ज्ञानी है तो वो अनिवार्य रूप से अच्छा आचरण करेगा, यदि ज्ञानी है तो, ऐसा सुकरात करते हैं। ध्यान देना, इसकी आलोचना की गई है कि ज्ञान होने मात्र से व्यक्ति अच्छा आचरण करे, कोई आवश्यक नहीं है। कई बार धुरंधर ज्ञानी व्यक्ति भी गलत आचरण करते हैं। तो सुकरात का यह कहना कि ज्ञान होगा तो अनिवार्य रूप से व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा, सद्गुणी होगा, ये ठीक बात नहीं है। अरस्तु का कहना है कि ज्ञान तो जरूरी है, पर ज्ञान के साथ साथ अभ्यास जरूरी है। अभ्यास करके आदत बनाना जरूरी है, तब जाके व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा। केवल ज्ञान से आचरण नहीं होगा, बल्कि ज्ञान का बारंबार प्रैक्टिस करके उसे आदत भी बनाना पड़ेगा, तब व्यक्ति सद्गुणी होगा। तो ध्यान देना, जहां पर सुकरात यह कहते हैं कि ज्ञान सद्गुण है, वहीं पे अरस्तु कहते हैं कि ज्ञान तो जरूरी है, मगर ज्ञान को सद्गुण नहीं कहेंगे, बल्कि ज्ञान के साथ साथ आदत सद्गुण है। हैबिट इज वर्च्यू। अगर आपको अच्छे काम करने की आदत हो जाए, इसका मतलब आप सद्गुणी आदमी। केवल ज्ञान से नहीं होगा। कई लोगों को ज्ञान रहता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फूंक फूंकते हैं, ज्ञानी है, गलत काम करता है। सुकरात कहते हैं ज्ञानी है तो गलत कर ही नहीं सकता। अरस्तु कहते हैं ज्ञानी आदमी गलत कर सकता है। केवल ज्ञान से व्यक्ति सद्गुणी नहीं होगा, बल्कि ज्ञान के साथ साथ आदत भी होनी चाहिए। आदत उस ज्ञान को अनुसार काम करने की, उसने प्रैक्टिस कर रखा, अभ्यास कर रखा, तब वो आदमी सद्गुणी होगा। तो ध्यान रखना, अगर सुकरात से पूछोगे तो सुकरात कहेंगे ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी होता है।
अरस्तु बोलेंगे नहीं, केवल ज्ञान होने से व्यक्ति सद्गुणी नहीं होगा, बल्कि उस ज्ञान की आदत भी होनी चाहिए, अभ्यास करके उसकी आदत सद्गुण है। अगर आपको सही गलत का ज्ञान है, आप सही चीज का बार-बार अभ्यास कर रहे हो, उसकी आदत बना रहे हो, तो कहा जाएगा कि आप सद्गुणी हो गए। आप सद्गुणी हो गए हो, ध्यान देना। सद्गुण बोले तो भले पढ़ा जा चुका है, ध्यान देना। अरस्तु कहेंगे मान लो आप उचित कर्मों का बार-बार अभ्यास, उचित कर्म है, आपको इसका ज्ञान है और उचित कर्म का पता है आपको कि कौन सा कर्म उचित कर्म है। अब आप इसका बारंबार अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास, अभ्यास करोगे तो अभ्यास से आदत बनेगी, आदत से चरित्र बनता है। तो जब हम उचित कर्मों का बारंबार अभ्यास करके उसे आदत बनाते हैं, तो हमारे चरित्र में एक उन्नत गुण विकसित होता है, उन्नत गुण। ये अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति, एक उत्कृष्ट मानसिक प्रवृत्ति विकसित होती है, मानसिक प्रवृत्ति। इस उन्नत गुण या मानसिक प्रवृत्ति को ही सद्गुण कहा जाता है। ये सुकरात की बात, ये जो बात है, ये पूरा बात है अरिस्टोटल की, नोट करोगे। अगर पूछा जाए सद्गुण क्या है, तो बोलोगे जब उचित कर्मों का हम बारंबार अभ्यास करके आदत बनाते हैं, तो हमारे चरित्र में उन्नत गुण या उत्कृष्ट मानसिक प्रवृत्ति विकसित होती है, जिसे सद्गुण कहा जाता है। लिख लो पहले, ऐसे स्ट्रक्चर पे लिखो, लाइन बना के लिखो, क्या दिक्कत है, लिखो पहले, मन लगाओ, समझ में आ जाएगा, फिर समझाएंगे। लिख के बताओ, लिख लिया, ध्यान देना। अरस्तु कहते हैं कि जब मनुष्य उचित कर्मों का बारंबार अभ्यास करके उसे आदत बनाता है, तो उसके चरित्र में एक उन्नत गुण या उत्कृष्ट मानसिक प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, और इस उत्कृष्ट मानसिक गुण या प्रवृत्ति को सद्गुण कहा जाता है। तो सद्गुण बेसिकली आदत का परिणाम है, ज्ञान का नहीं, आदत का परिणाम है। लिख के बताओ, लिख लिया या लिखवाना पड़ेगा, लिख लिया, बोलो सर। ये सर लिख लिया, सुपर सिंह बोलने लिख लिया, वीरेंद्र बोलने नहीं लिखा। अभी अरस्तु देखो, सुकरात के अनुसार तो ज्ञान है तो सद्गुण है। वो तो कहेगा अगर आपको उचित कर्म का ज्ञान है, इसका मतलब सद्गुण आपके भीतर सद्गुण है, क्योंकि ज्ञानी आदमी सद्गुणी होता है। ये सुकरात कहेंगे, कहते ज्ञान है इसका मतलब सद्गुणी, ज्ञान सद्गुण है, सब कहते हैं। अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं केवल ज्ञान से आदमी सद्गुणी नहीं होगा, आपको उचित कर्म का ज्ञान है, सही का गलत का ज्ञान। अब सही ज्ञान का बारंबार अभ्यास कर लो, अभ्यास करके आदत बनाओगे, आदत बनती है तो चरित्र में गुण विकसित होगा, एक मानसिक प्रवृत्ति विकसित होगी, उसको हम लोग जो उन्नत गुण है, नैतिक गुण विकसित होगा, उसे हम लोग सद्गुण कहते हैं। सद्गुण चरित्र की उत्कृष्टता को बताता है कि आपका चरित्र उत्कृष्ट कोटि का है, चरित्र की उत्कृष्टता को बताता है सद्गुण। और अनुचित कर्मों का अभ्यास करोगे तो दुर्गुणी हो जाओ, उचित कर्मों का अभ्यास करके आदत बना रहे हो तो आप सद्गुणी। और सुकरात क्या कहते हैं, ज्ञान है इसका मतलब सद्गुण है। सुकरात के दर्शन में ज्ञान सद्गुण है, ध्यान रखना, और अरस्तु के दर्शन में ज्ञान नहीं, आदत सद्गुण है। क्लियर? चरित्र क्या है, देखो चरित्र क्या है, शुरुआती क्लास में बता चुके हैं ज्योति। चरित्र व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है, आचरण चरित्र का बाह्य पक्ष है। हम किसी के चरित्र का यदि पता लगाना हो, चरित्र का पता लगाना हो, तो हम उसके आचरण को देखते हैं, क्या आचरण कर रहा है। हम किसी के आचरण को देखकर उसके चरित्र का पता लगा सकते हैं। कई बार शादी विवाह के समय बोला जाता है पता लगाइए लड़के का चरित्र कैसा है, या जिससे शादी हो रहा है उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। तो चरित्र तो दिखाई नहीं देता, चरित्र किसी का कैरेक्टर, अगर किसी का कैरेक्टर पता लगाना हो, उसका क्या कैरेक्टर है, चरित्र है, तो देखो किस टाइप का वो आचरण करता है, किस टाइप का काम करता है, और हम उसके कार्य आचरण को देखकर अनुमान लगा लेते हैं इसका चरित्र कैसा है। और चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, चरित्र का निर्माण आदत से होता है। आदत बनेगी तब जब अभ्यास करेंगे। अगर आप उचित कर्मों का अभ्यास करके आदत बनाओगे तो आपका चरित्र उन्नत कोटि का होगा, आपके भीतर एक गुण विकसित होगा जिसे सद्गुण कहा जाए। अब गलत चीजों का अभ्यास करके आदत बनाओगे तो आपका चरित्र निकृष्ट कोटि का होगा, उसमें दुर्गुण पैदा हो जाएंगे। ध्यान देना, चरित्र हो गया क्लियर। अच्छी बात है, तुम्हारी शादी हो गई तो अच्छी बात है। वीरेंद्र कुमार खुश रहो, तो ही विकल्प है, तीसरा तो ज्यादा हो गया तो खुश हो गया, नाराज हो गया। वीरेंद्र कुमार लिख रहे हैं मेरी शादी हो गई, अच्छी बात, समय से हो गया तो बढ़िया। प्लेटो को समझाया गुरु जी, प्लेटो को भी पढ़ना है ना। अभी हमने सुकरात देखा, सुकरात की आलोचना देख ली। अभी प्लेटो को एक शब्द नहीं पढ़ा, अभी सुकरात एरिस्टोटल डिटेल में पढ़ना है। अभी सबसे पहले हम सुकरात पढ़ रहे हैं, और सुकरात की आलोचना हम लोगों ने देखी अरस्तु के अनुसार। सुकरात कंप्लीट कर लेंगे तो प्लेटो पे जाएंगे, बार-बार प्लेटो बता दो, प्लेटो बता दो, पर ये तो समझ लो सुकरात की आलोचना अरस्तु के द्वारा हो रही है। क्लियर? बोलो क्लियर। प्लेटो को अभी देखेंगे ना, ज्यादा नहीं लिखना है लड़कों के बारे में, नीतू कश्यप लड़कों का चरित्र में क्या देखकर पता नहीं क्या लिख रहे, मत लिखो। अब भैया भाभी मत करो यहाँ पे बैठ के। एक ने लिखा मेरी शादी हो गई, लोगों ने बधाई देना शुरू किया, बेटा ठीक है तुम हो गया, तुम्हारा चैप्टर क्लोज जीवन का। क्लियर है? ये तुम्हारी उपलब्धि है, शादी हो गई है, अभी हो गई, इसका मतलब तुम्हारा घर परिवार बड़ा सशक्त है। तो अभी बेरोजगारों को कोई पूछता नहीं है, तुम्हारा घर परिवार देख के शादी हुआ, तुम्हें नहीं देख के शादी हुआ होगा। तुम्हारे घर परिवार को देखा होगा, कुछ भी नहीं करेगा, इसके घर परिवार में धन है, पिता का धन है, पिता ने कमा रखा है, जमीन में ठीक है, 10-20 ट्रैक्टर है और जमीन है, मकान भी अच्छा है, उसी को देखकर शादी हुई होगी, तुम्हें देखकर नहीं हुई होगी। तुम तो किसी काम के नहीं होगे, दिल पे मत ले लेना। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ जाए, बोलो क्लियर। नेक्स्ट, ये सुकरात का मत था। सुकरात का सबसे प्रमुख मत यही है, वर्चू इज नॉलेज, ज्ञान और सद्गुण में अनिवार्य और अभेद संबंध है। अरस्तु खंडन करते हैं केवल ज्ञानी होने से आदमी अच्छा नहीं होगा, ज्ञानी आदमी भी गलत काम कर सकता है, केवल ज्ञान से नहीं आदमी अच्छा होगा। ज्ञान के अनुसार अच्छा आदत प्रैक्टिस कर चुका है, उसकी आदत अच्छी हो गई तो अच्छा आदमी होगा, जिसकी आदत खराब हो गलत गलत आदमी है। अब हम लोग देखने जा रहे प्लेटो, स्पेशली हम प्लेटो का न्याय देखने जा रहे हैं। प्लेटो का न्याय देख लोगे, प्लेटो ये ग्रीक दार्शनिक है, प्रमुख पुस्तक रिपब्लिक है, उसमें उन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्लेटो का न्याय पूछा जा सकता है, आईएएस में अभी तक पूछा नहीं गया है, राजस्थान पीसीएस में इस पे कई बार सवाल बन चुका है प्लेटो पे, ध्यान देना। पिछली बार ये सवाल आईएएस फिलॉसफी मेंस में भी है और पॉलिटिकल साइंस मेंस में भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी सवाल पूछा गया, आईएएस के ऑप्शनल पेपर में, पीएसआईआर में, और ये फिलॉसफी में भी पूछा गया। प्लेटो का न्याय हो सकता है जीएस में टिका दे, वैसे संभव हो सकता है। बटकी बातें मत लिखो, सुपार्थिक राज, भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान होता है, भावनाओं को समझ ले वो संवेगात्मक बुद्धि से युक्त इंसान होता है, ग्रेट इंसान होता है, महान होगा। जो दूसरों की संवेदनाओं को न समझे अज्ञानी होगा, वीक आदमी, कमजोर आदमी होगा। नोट करोगे अरस्तु प्लेटो का न्याय, प्लेटो के न्याय की अवधारणा, प्लेटो के न्याय की अवधारणा दो स्तरों पर दिखाई देती है। प्लेटो के न्याय की अवधारणा दो स्तरों पर दिखाई देती है। पहला व्यक्ति के स्तर पर,
और दूसरा राज्य के स्तर पर, पहला व्यक्ति के स्तर पर और दूसरा राज्य के स्तर पर। लिख लिया। प्लेटो की न्याय की अवधारणा दो स्तरों पर दिखाई देती है, पहला व्यक्ति के स्तर पर, दूसरा राज्य। पहला हम व्यक्ति के स्तर पे लिख रहे हैं, व्यक्ति के स्तर पर लिख लोगे, व्यक्ति के स्तर, इसके नीचे लिख व्यक्ति के स्तर। प्लेटो मतानुसार मानव आत्मा के तीन गुण हैं। मानव आत्मा के तीन गुण, विवेक, साहस और संयम। जो व्यक्ति विवेक, साहस और संयम, मानव आत्मा के तीन गुण, विवेक, साहस और संयम। जो व्यक्ति साहस और संयम को, जो व्यक्ति साहस और संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है, जो व्यक्ति साहस और संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है, उसमें न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में उत्पन्न होने वाली, ऐसा व्यक्ति जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं और कठिनाइयों को, जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं और कठिनाइयों को साहस के द्वारा और वासनाओं को संयम के द्वारा नियंत्रित करता है, और वासनाओं को संयम के द्वारा नियंत्रित करता है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था है। ये व्यक्ति के स्तर पर न्याय की अवधारणा है, सब थॉट है, ध्यान रखना। फैक्ट कम थॉट अधिक, विचार अधिक। व्यक्ति के स्तर पर न्याय। दूसरा है राज्य के स्तर पर न्याय। हम लोग प्लेटो के न्याय को देख रहे हैं, राज्य के स्तर पर न्याय। राज्य के स्तर पर न्याय की क्या स्थिति है, कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। राज्य के स्तर पर न्याय, प्लेटो मतानुसार राज्य मानव आत्मा का वृहद रूप है। राज्य मानव आत्मा का वृहद रूप है, बड़ा रूप है, मानव आत्मा का वृहद रूप है। इनके अनुसार राज्य में तीन वर्ग होते हैं। तीन कार्य होगा, उसको तीन टाइप के लोग करेंगे। तीन प्रकार के कार्य, लक्ष्मण का, शासन का, उत्पादन का। इसके अनुसार राज्य में तीन वर्ग होते हैं। पहला विवेकी वर्ग, दूसरा साहसी वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। एक विवेकी होगा, दूसरा साहसी होगा और तीसरा संयमी होगा, संयमी वर्ग। संयमी वर्ग नोट करोगे। जब समाज में, या राज्य में कर सकते हो, जब समाज विवेकी वर्ग सत्ता संचालन का कार्य करे, जब समाज में विवेकी वर्ग शासन करे, विवेकी वर्ग शासन करे, साहसी वर्ग योद्धा का काम करे, साहसी वर्ग योद्धा का काम करे, और संयमी वर्ग उत्पादन का कार्य करे, तथा कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो फिर न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है। इसी संदर्भ में प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। इसी संदर्भ में प्लेटो के न्याय सिद्धांत को अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। तीनों वर्ग अपना अपना काम करे, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप न करे, तो फिर न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होगी। ऐसा हम लोग ऐसा प्लेटो मानते हैं। ठीक है, इसकी आलोचना और अरस्तु की विवेचना हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो फिर न्याय सद्गुण की उत्पत्ति, इसकी आलोचना और अरस्तु की विवेचना हम लोग कल करेंगे। ठीक है।